धुंध की उस मोटी चादर में काउंटेस एलिजाबेथ उन पुलिस वालों के वहां से जाने का इंतजार कर रही थी। वो कई रातों से उनकी हरकतों पर नजर रख रही थी। उसकी दिलचस्पी इन पुलिस वालों में तब बढ़ी जब उसने टेम्पल बार के पास एक छत पर बैठे इन पुलिस वालों को बात करते हुए देखा था। इस सुअर जैसे मोटे इंस्पेक्टर ने उस सफेद कपड़े पहने हुई औरत की मौत की तफ्तीश करने और बाकी छानबीन करने में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले ली थी। ऊपर बैठी हुई वो क्राइम सीन पर इंस्पेक्टर हंटली की मनगढ़ंत बकवास भी सुन रही थी, जो कि बस उसके मन की बातें थी। वो सफेद कपड़ों वाली औरत काउंटेस की साथी थी और वो हंटली क्राइम सीन पर उसकी बेइज्जती कर रहा था। वो जानती थी कि जॉनथन एक मामूली इंसान था और वो उसकी सुनहरे बालों वाली प्रेमिका को मार नहीं सकता था। अगर उसे मौका मिलता तो वो हार करके चीथड़े चीथड़े कर देती, पर अफसोस उसकी वो दोस्त ऐसा कर नहीं पाई। पर वो मोटा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड जैसा बेवकूफ दिखता था वैसा था नहीं। न सिर्फ उसने क्राइम सीन में हुई सारी घटनाओं को अच्छे से समझ लिया था, बल्कि काउंटेस की उस काली बग्घी के बारे में भी उसे कुछ न कुछ शक तो हो गया था। उस दिन से काउंटेस की दिलचस्पी उस मोटे इंस्पेक्टर में पड़ गई थी। काउंटेस उसका नाम नहीं जानती थी, पर उसकी शक्ल को वो अच्छे से पहचानती थी। सालों पहले उसने कॉटफोर्ड की तस्वीर अखबार में चीफ एबरलीन के साथ देखी थी। वो अब पहले से बहुत मोटा हो गया था और उम्रदराज भी। काउंटेस सोच रही थी कि आम लोग कैसे सिर्फ 25 सालों में ही इतने बदल जाते हैं। हालांकि काउंटेस जानती थी कि जितने भी लोगों से आज तक उसका सामना हुआ था, उनमें से कॉटफोर्ड काफी समझदार तो था, पर इस दुनिया के असल सच के बारे में उसे जरा भी भनक नहीं थी। कॉटफोर्ड ने इस पहेली के कई टुकड़ों को जोड़ लिया था, पर उसका वो सीमित सोच वाला दिमाग उसे इस पहेली की पूरी तस्वीर देखने से रोक रहा था। काउंटेस ने खुद को उसके ऊपर कूदने और उसका सर जमीन पर फोड़ देने से रोका हुआ था। वो बैठे बैठे सोच रही थी कि जब वो इंस्पेक्टर उसे ऐसा करता हुआ देखेगा तो उसे कैसा महसूस होगा। वो सोचेगा कि क्या एक औरत इतनी ताकतवर भी हो सकती है। सदियों से काउंटेस इस दुविधा में थी कि भगवान ने इंसान को अपने जैसा ही बनाया है, पर अगर ऐसा था तो भगवान भी अपने बनाए हुए इंसानों की तरह कमजोर ही है। तकनीक और इंसान की गई वैज्ञानिक आविष्कारों को हटा दे तो इंसान शायद प्रकृति का सबसे कमजोर जीव है, जिसकी जगह सबसे नीचे है। काउंटेस के मन में अगर किसी इंसान के लिए थोड़ी बहुत इज्जत थी तो वो था चार्ल्स डार्विन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी जो सबसे ताकतवर है उसे ही जीने का अधिकार है। काउंटेस खुद में इंसान का शायद सबसे परिष्कृत स्वरूप देखती थी। उसकी देखने, सुनने, सूंघने और स्वाद को परखने की क्षमता किसी भी आम इंसान से बहुत ज्यादा है। बल्कि उसके पास जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज थी वो थी उसकी छठी इंद्रिय। सदियों से इंसान जादूगरों को देखकर अचंभित होता रहा है। उनकी चीजों को गायब कर देने की क्षमता या फिर उनका रूप बदल देने की ताकत कमाल की है, पर काउंटेस के लिए यह कोई अनोखी बात नहीं थी। उसे ना किसी तरह की हाथ की सफाई दिखाने की जरूरत थी और ना ही किसी को बेवकूफ बनाने की। वो किसी के भी मन के अंदर जाकर उस पर काबू पा सकती थी और उनसे कोई भी काम करवा सकती थी। वो उनकी नजरों के साथ खेल सकती थी और उनकी आंखों के सामने होते हुए भी वो उनके सामने किसी चूहे, भेड़िए या फिर धुंध की शक्ल में आ सकती थी। उसके पास बहुत तेजी से कहीं भी पहुंचने की काबिलियत थी।
वो आसमान में उड़ सकती थी, इंसान की तरह नहीं कि उसे उड़ने के लिए किसी मशीन की जरूरत पड़ती। काउंटेस सोच रही थी कि वो कॉटफोर्ड को मार दे या फिर उसका इस्तेमाल करे। उसके दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आया वो था अभी और इसी वक्त सेमेट्री में मौजूद तीनों आदमियों को मार देना, इससे पहले कि वो किसी भी तरह उसका राज खोलते। उसने जॉन को तो बड़ी आसानी से मार दिया था और ये जगह इन तीनों के खून के लिए एकदम सही थी। ये सेमेट्री बहुत बड़ी थी और काउंटेस उनसे काफी दूर, पर उसकी गैर इंसानी तेज नजरों से बच पाना किसी के हाथ में नहीं था। वो तीनों आदमी इतिहास को खोद कर निकाल रहे थे और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। काउंटेस के दिमाग में कई तरह के ख्याल दौड़ रहे थे, पर काफी सोचने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंची। वो कॉटफोर्ड का इस्तेमाल कर सकती थी बाकी वैम्पायर हंटर्स को बाहर निकालने के लिए। वैसे भी कॉटफोर्ड किसी भी हालत में उसका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता था। वो जब चाहती उसे मौत के घाट उतार देती। काउंटेस मुस्कुरा रही थी। इंग्लैंड में अब उसे काफी मजे आने वाले थे, क्योंकि ये जगह उसके लिए अब पहले की तरह नीरस नहीं रहने वाली थी। काउंटेस इस नतीजे पर पहुंची कि उसे इन तीनों प्यादों को कुछ वक्त और जिंदा रहने देना चाहिए। उसे ना तो उन पर दया आ गई थी और ना ही उसे उनसे कोई हमदर्दी थी, पर वो तीनों उसके लिए काम के साबित हो सकते थे। उसने फैसला किया कि इन्हें पहेली का एक और सुराग देना चाहिए। काउंटेस अपनी काली बग्घी में बैठी और अपनी सोने की नक्काशी वाली छड़ी को 2 बार पटका। वो बग्घी सीधा व्हाइट चैपल की तरफ बढ़ चली। व्हाइट चैपल की गंदी सड़कों पर पूरी रात चलते चलते क्रिस्टन की हालत खराब हो गई थी। अपने पैरों को फटने से बचाने के लिए अपने बूट्स के अंदर जो अखबार उसने ठूंस रखे थे वो पसीने और नमी से भीग गए थे। क्रिस्टन ने सड़क पर एक खूबसूरत काली बग्घी को देखा। उसके दिमाग में आज सिर्फ पैसे ही चल रहे थे। उसे अब तक 5 ग्राहक मिल चुके थे और किसी मोटे आसामी की तलाश उसे उस बग्घी की तरफ ले जा रही थी। उस बग्घी में कोई रईस ग्राहक होना चाहिए था और अगर वो उसे खुश कर देती तो शायद उसे अपने महीने भर का किराया भरने के पैसे एक ही रात में मिल जाते। आज की रात उसकी किस्मत अच्छी हो सकती थी। अपनी रफ्तार धीमी करते हुए वो बग्घी सीधा क्रिस्टन के पास आकर रुक गई। उसे उम्मीद थी कि बग्घी का दरवाजा खुलेगा और अंदर कोई खूबसूरत नौजवान बैठा होगा। वैसे भी उस बग्घी की मुलायम सीट उसे गलियों के ठंडे पत्थरों से ज्यादा आराम दे सकती थी। उसने अपने कपड़े ठीक किए और बग्घी के दरवाजे को हल्के से खटखटाया। उसने कहा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? क्रिस्टन समझ गई कि उसे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसने दोबारा पूछा, हेलो, कोई है? काले दस्तानों में एक हाथ, जिस पर एक महंगी रूबी की अंगूठी भी थी। उसने बग्घी की खिड़की का खून से लाल रंग का पर्दा हटाया और एक स्पेनिश सोने का सिक्का क्रिस्टन की तरफ उछाल दिया। क्रिस्टन की आंखें लालच से चमक उठी। उसने तुरंत ही किसी बिल्ली की तरह उस सिक्के को पकड़ लिया। बग्घी का दरवाजा धीरे से खुला और उस दस्ताने पहने हुए हाथ ने एक उंगली क्रिस्टन की तरफ बढ़ा दी। क्रिस्टन समझ गई थी कि आज रात उसकी लॉटरी लगने वाली थी। इतने पैसों के लिए वो उस ग्राहक के साथ कुछ भी करने को तैयार थी। वो जानती थी कि कोई आदमी जो उसे इतने पैसे दे रहा था उसे कुछ खास चाहिए होगा, पर वो मन ही मन इसके लिए तैयार थी और अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो वो हमेशा के लिए उसे अपना पक्का ग्राहक बना सकती थी।
क्रिस्टन ने वो सिक्का अपने ब्लाउज में डाला और अंदर चली गई। उसने अपने ग्राहक का चेहरा पहली बार देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कोई मर्द नहीं, एक नीली आंखों काले बालों वाली बेहद खूबसूरत औरत थी जिसने मर्दों जैसे कपड़े पहने हुए थे। क्रिस्टन समझ गई कि उसके आगे का काम अब आसान था। वो काली बग्घी थेम्स नदी के किनारे से होती हुई टावर ऑफ लंदन के पास से तेजी से गुजर रही थी। उस मजबूत बग्घी के पहिए सड़क पर खड़ंजे के पत्थरों से रगड़ रहे थे और अच्छी खासी आवाज कर रहे थे। पर अचानक एक बड़े से चौराहे के बीचों बीच वो बग्घी रुक गई, क्योंकि जिस तरह से वो घोड़े रुके थे ऐसा लगता था कि उनके सामने कोई अदृश्य दीवार आ गई थी जिसे कोई और देख नहीं सकता था। उस वक्त वहां किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। यह बिल्कुल सही वक्त था। सुबह होने में केवल 1 घंटा ही बचा था। बग्घी का दरवाजा धीरे से खुला। काउंटेस ने क्रिस्टन का खून से लथपथ बदन थेम्स नदी में फेंक दिया। क्रिस्टन का गला बुरी तरह से फटा हुआ था और उसका चेहरा जैसे सदमे और डर से जम सा गया था। उसकी आंखें जैसे उसकी खोपड़ी से बाहर निकलने वाली थीं। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। काउंटेस ने इस लड़की के साथ मौत के वक्त भी जरा सी भी हमदर्दी नहीं दिखाई थी। उसने क्रिस्टन का बैग भी सड़क पर फेंक दिया, जिससे निकलकर उसका सारा सामान सड़क पर गिर गया। कुछ सिक्के, एक रूमाल और एक जपने वाली माला। काउंटेस उसे देखकर हंसने लगी। उसने कहा, एक और दोगला इंसान। उस वैश्या का शरीर नदी के बहाव के साथ चला जा रहा था। उसकी वो खुली आंखें आसमान की ओर देख रही थीं, जैसे वो भगवान से अपनी आत्मा की शांति के लिए खुद ही दुआ मांग रही हूं। काउंटेस सोच रही थी कि ऐसे दबे कुचले लोगों के मन में भी क्या भगवान के लिए कोई प्यार हो सकता था। आखिर भगवान ने उन्हें आज तक दिया ही क्या? उसने उनके लिए किया ही क्या था? उसने एक सोने का सिक्का नदी में फेंक दिया, जो कि क्रिस्टन की लाश के साथ ही काली थेम्स की लहरों में कहीं खो गया। यह सिक्का उसने क्रिस्टन के लिए नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड के लिए फेंका था। दूसरी तरफ क्विंसी बॉनहे रोड पर तेज कदमों से चला जा रहा था। उसका खून खौल रहा था। उसे गुस्सा था कि उसके माँ बाप ने क्यों उससे सारे राज अब तक छुपाए रखे। क्यों जॉनथन ने उस पर भरोसा नहीं किया? क्यों जॉनथन को मरना पड़ा? क्यों उसकी मां ने अपने ही साथियों को धोखा दिया? वो बारिश में भीगता हुआ न जाने कहां जा रहा था। उसे सेंट डेविड स्टेशन से आती ट्रेन की सीटी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसके पास ट्रेन की टिकट खरीदने का भी वक्त नहीं था। अगर वो एग्जिटर से जल्द नहीं जाता तो वो पागल हो जाता। उसके पास यही मौका था, क्योंकि अगली ट्रेन 3 घंटे देरी से आने वाली थी। वो प्लेटफॉर्म पर था और ट्रेन उसके सामने ही चलने लगी। क्विंसी उसके पीछे भागा और किसी तरह ट्रेन की आखिरी बोगी पर कूद गया। पर बारिश की वजह से लोहे पर फिसलन बढ़ गई थी। क्विंसी का पैर फिसल गया और वो लगभग ट्रेन से आधा बाहर लटक गया था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और किसी तरह खड़ा हो पाया। क्विंसी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अपने दांत पीसते हुए पीछे गुम होते एग्जिटर शहर को देख रहा था। वो जानता था कि वो आखिरी बार अपने इस शहर को देख रहा था। अपने पिता की मौत और मां पर से टूटे भरोसे के बाद उसके लिए इस शहर में अब कुछ नहीं रह गया था। जैसे जैसे ट्रेन लंदन की तरफ बढ़ी, क्विंसी को एक सीट मिल गई जहां वो कुछ शांति का अनुभव कर सकता था। क्विंसी चुपचाप बैठा था, पर सिर्फ बाहर से। उसके मन में एक तूफान सा उठा हुआ था।
ब्रैम स्टोकर की किताब में आखिर इतनी सच्चाई कैसे थी? क्या अनडेड वाकई में होते हैं? नहीं, ये बहुत ज्यादा था। पर उसकी मां की चिट्ठी में लिखा था कि शैतानों का अस्तित्व है। उसी शैतान ने उसके पिता की हत्या की और उसके परिवार को तहस नहस कर दिया। उसके अंदर बदले की भावना जन्म ले रही थी। पर वो अकेले इस भयानक शैतान का मुकाबला कैसे करता? उसके सामने एक ऐसा दुश्मन था जिसने सदियों पहले बड़ी बड़ी सेनाओं की कमान संभाली थी। वो क्रूर था और उसके अंदर पछतावे जैसा कोई भाव नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि उस शैतान के पास खुद डेविल का साथ था। क्विंसी अकेला था और भावनाओं से भरा हुआ। इस शैतान के बारे में उसके अलावा अगर किसी को कुछ पता था तो वो थे वही बहादुर लोग जिन्होंने एक बार पहले भी इस शैतान को ठिकाने लगाया था। पर उन सब का साथ बहुत पहले ही छूट चुका था और उनमें से ज्यादातर तो अब इस दुनिया में थे ही नहीं। पर शायद अभी एक इंसान था जिसकी मदद वो ले सकता था। मीना ने उसके बारे में सारे दस्तावेज तैयार कर रखे थे। वो एक बहादुर इंसान था जिसने क्विंसी मॉरिस के साथ फ्रांस की लीजन आर्मी यूनिट में काम किया था। ये यूनिट छोटी थी, मगर इनका युद्ध कौशल ऐसा था कि इनके सामने बड़ी बड़ी सेनाएं भी बेकार साबित होती थीं। उस आदमी ने चाइना के खिलाफ सीज ऑफ ट्यून में लड़ाई लड़ी थी, मार्केसस के आदमखोर लोगों से अपनी जान बचाई थी और कोरियन साम्राज्य की हिफाजत जापान के कातिलों से भी की थी। और सबसे बड़ी बात, उसने आमने सामने के युद्ध में काउंट ड्रैकुला का सामना किया था और जिंदा भी बच गया था। हाँ, यही है वो। उसे अभी इसी वक्त आर्थर होमवुड से मिलने जाना होगा। सूरज ढल रहा था और एक छोटी 2 पहियों वाली बग्घी आर्थर होमवुड के घर के बाहर आकर रुकी। क्विंसी बग्घी से कूदा और उसने गाड़ीवान की तरफ कुछ सिक्के उछाले। उसने उस हवेली पर एक नजर डाली। ये हवेली उसके एग्जिटर वाले घर से 3 गुना बड़ी थी। क्विंसी के मन में आर्थर होमवुड या फिर लॉर्ड गोडलमिंग किसी हीरो से कम नहीं था। इतने पैसे वाला इंसान जिसके पास किसी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। उसने ड्रैकुला से लड़ने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला था। शायद यही वो इंसान था जो अब क्विंसी की मदद कर सकता था। ब्रैम स्टोकर के उपन्यास में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि ये सारे हीरोज एक साथ कैसे जुड़े। क्विंसी को उन सब की दोस्ती के बारे में मीना के लिखे जर्नल से पता चला। जॉन, आर्थर और क्विंसी मॉरिस, जिसके नाम पर उन्होंने क्विंसी को भी यह नाम दिया था। उसने पढ़ा था कि कैसे डॉक्टर जॉन और आर्थर की दोस्ती स्कूल में हुई और उसी स्कूल में उन्हें क्विंसी मॉरिस जैसा दोस्त भी मिला था जिसके पिता की अमेरिका में बड़ी बड़ी चारागाहें थीं। पर अमेरिकन गृहयुद्ध खत्म होने के बाद उन्हें लंदन में अमेरिका का राजदूत बनाकर भेज दिया गया था। क्विंसी मॉरिस अमेरिका में वाइल्ड वेस्ट के कबीलों के साथ हुई अपनी मुठभेड़ों के लिए मशहूर था और इसी से प्रेरणा लेकर आर्थर ने भी फ्रेंच फॉरेन लीजन में भर्ती ली थी। पर डॉक्टर जॉन, उसे लड़ाई झगड़े का कोई शौक नहीं था। उसने हॉलैंड की एक नामी रीहे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और प्रोफेसर एब्राहम वैन हेल्सिंग का ग्रेजुएट स्टूडेंट बना। उस हवेली के दरवाजे पर खड़ा क्विंसी खुद को शांत करने में लगा हुआ था। वो अपना दिमाग सही जगह पर ला रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो आर्थर जैसे किसी इंसान से मिले और वो उसे एक संदेश लाने ले जाने वाला लड़का समझ बैठे। क्विंसी का हाथ दरवाजे पर लगे पीतल के नॉब की तरफ बढ़ा, पर वो नॉब घुमाने से पहले उसने एक पल इधर उधर देखा। वो क्या बेवकूफी कर रहा था। दरवाजे के बगल में एक रस्सी लटक रही थी। बिल्कुल, एक अमीर आदमी के घर में तो घंटी होगी ही। उसने रस्सी खींची
और एक प्यारी सी घंटी की आवाज आई, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक दो बार और घंटी बजाई, पर कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आया। अब क्विंसी का सब्र टूट चुका था। उसने दरवाजा जोर से खटखटाया तो एक बटलर उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर झांका और पूछा, सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? क्विंसी बोलते बोलते रुक गया। उसने कहा, मैं क्विंसी हार्कर हूं और मैं यहां आर्थर, माफ कीजिएगा, लॉर्ड गोडलमिंग से मिलने आया हूं। यह बहुत जरूरी है, मुझे उनसे मिलना ही होगा। बटलर ने दरवाजा थोड़ा और खोला और एक चांदी की ट्रे आगे बढ़ा दी। क्विंसी को उसमें एक कॉलिंग कार्ड रखना था। उसके दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल गई थी। उसने अपनी जेबें टटोलना शुरू किया तो उसे अपनी फटी हुई जेब में बासाराब के दिए हुए कुछ कार्ड मिल गए। उस बटलर की भौहें चढ़ गईं, क्योंकि वो जानता था कि भद्र लोग अपने कॉलिंग कार्ड्स हमेशा ही एक केस में रखते थे। उसने क्विंसी से कहा, कृपया 1 मिनट रुकिए। ये कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़े खड़े क्विंसी बेचैनी में अपनी उंगलियों पर पता नहीं क्या गिन रहा था। उसने पिछले कुछ दिनों में आर्थर होमवुड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। उसे धुंधला धुंधला याद था कि बचपन में वो किसी को तो अंकल आर्थर कहता था, पर आर्थर का उसके और उसके माता पिता से पिछले 20 सालों में कोई संबंध नहीं रहा था। क्विंसी को लगता था कि यह शायद उसके पिता की पीने की आदत और उसकी मां के धोखे की वजह से था। वो सोच रहा था कि आर्थर वो सब भूलकर कम से कम अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर उसकी मदद जरूर करेगा। पर क्विंसी को अंदर ही अंदर अपने पिता के लिए अपने व्यवहार पर पछतावा भी हो रहा था। वो अब कभी उनसे माफी नहीं मांग पाएगा। जॉनथन हार्कर ने अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था और अब क्विंसी को खुद को इस कुर्बानी के लायक साबित करना था। आखिरकार दरवाजा खुला और बटलर ने कहा, लॉर्ड गोडलमिंग अब आपसे मिलेंगे। क्विंसी अंदर जाने के लिए बढ़ा, पर वो बटलर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। क्विंसी ने अपने जूतों पर एक नजर डाली। उसके जूते कीचड़ से सने हुए थे। उसने दरवाजे पर रखे लोहे की जूते साफ करने वाली जाली पर अपने जूते साफ किए। वो बटलर क्विंसी को आर्थर के स्टडी रूम में ले गया। उसने जाते हुए क्विंसी का ओवरकोट ले लिया और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में आकर क्विंसी को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी उसके दिमाग में जैसे यादों का एक पिटारा खुल गया। उसने दीवार पर लगे महंगे बरगंडी रंग के कपड़े को पहचान लिया। यह विलियम मॉरिस का डिजाइन था। दीवार पर तरह तरह के चाकू और तलवारें भी सजे हुए थे। उसे याद आ गया था कि खिड़कियों पर लगा हुआ वो रंगीन कांच, हाथ से तराशे हुए ओक की लकड़ी से बनी चीजें और अलमारी में सजी हुई ढेर सारी किताबें, जिन्हें वो शायद अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी पढ़ नहीं सकता था। पर वहां एक और तस्वीर होनी चाहिए थी, जो उसके बचपन में भी वहीं लगी थी। ये एक लाल बालों वाली सुंदर लड़की की तस्वीर थी। ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीर उसकी मां के पास भी थी। मीना उसे बड़ा सहेज कर रखती थी, पर अब फायरप्लेस के ऊपर वो तस्वीर नहीं थी। वहां एक दूसरी पेंटिंग लगी हुई थी। उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, लूसी की वो तस्वीर। उसके ऐसा कहते ही पीछे से एक आवाज आई, जिस पेंटिंग की तुम बात कर रहे हो वो 10 साल पहले ही यहां से हटा दी गई। ये मैंने अपनी बीवी बेथ के लिए किया था। आर्थर यानी लॉर्ड गोडलमिंग एक बड़ी सी महोगनी की मेज के पीछे बैठा हुआ था। उसके सामने चांदी की ट्रे में वो कॉलिंग कार्ड रखा हुआ था। क्विंसी उसे देखकर दंग रह गया था।
आर्थर अब तक बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो उम्र में जॉनथन से बड़ा था, पर उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसके वो घने सुनहरे बाल, चौड़ा जबड़ा और नीली आंखें, शायद यही कारण था कि लूसी ने उसे शादी के लिए चुना था। उसके सामने तो डॉक्टर जॉन सीवर्ड कहीं से भी खड़ा नहीं होता था। क्विंसी सीधा खड़ा हुआ और अपना गला साफ करते हुए बोला, मिस्टर लॉर्ड गोडलमिंग, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं था। आर्थर ने कहा, मुझे यकीन है कि आप यहां मेरे घर की शान और शौकत के बारे में बात करने तो नहीं आए होंगे। क्विंसी आर्थर की बात से थोड़ा हैरान था। उसने कहा, मैं जॉनथन और मीना हार्कर का बेटा हूं। आर्थर ने कहा, मैं जानता हूं आप कौन है मास्टर हार्कर। आप कॉन्याक लेंगे? क्विंसी ने कहा, जी नहीं धन्यवाद। यह कहकर क्विंसी ने आर्थर को जता दिया था कि उसके अंदर अपने पिता की कमियां नहीं थीं। आर्थर उठकर कमरे के दूसरी तरफ गया और अपने बार की तरफ बढ़ा, जहां महंगी से महंगी शराब की कोई कमी नहीं थी। आर्थर की सेहत देखकर क्विंसी हैरान था। उसकी लंबाई कम से कम 6 फीट की थी। उसका पेट जरा भी नहीं निकला था और उसका वो सूट जैसे उसके जिस्म में बिल्कुल सही फिट होता था। क्विंसी उसे हैरानी से देख रहा था, क्योंकि ये वही आदमी था जिसकी कहानियां उसने पिछले कुछ दिनों में पढ़ी थी। ये बिल्कुल वैसा ही था। जब आर्थर एक महंगे क्रिस्टल ग्लास में कॉन्याक डाल रहा था, क्विंसी ने कुछ बातें पकड़ी। आर्थर के दाएं गाल पर छोटा सा कटे का निशान था और उसके कान का नीचे का छोटा सा हिस्सा गायब था। आर्थर ने पूछा, बताइए मास्टर हार्कर, आपका यहां कैसे आना हुआ? क्विंसी ने कहा, मुझे लगता है आप जानते होंगे। आर्थर ने कहा, नहीं, मुझे इसका जरा भी आभास नहीं। क्विंसी ने जवाब दिया, पिछले हफ्ते मेरे पिता का खून हो गया। आर्थर ने कहा, हाँ, वो मैंने अखबार में पढ़ा था। मुझे इस बात का दुख है। क्विंसी आर्थर के इस ठंडे रुख से थोड़ा सदमे में था। उसने कहा, क्या आपको यह भी पता है कि जॉन सीवर्ड 2 हफ्ते पहले पेरिस में मारे गए थे? आर्थर ने कुछ नहीं कहा। क्विंसी ने दोबारा कहा, जैक मर चुका? मैंने आपको पहली बार में ही सुन लिया था मास्टर हार्कर। ये कहते हुए आर्थर ने क्विंसी की बात को बीच में ही काट दिया। उसने अपनी आंखें खोली और क्विंसी को घूरने लगा। आर्थर का चेहरा जैसे कुछ बदल सा गया था। उसने कहा, जैक पागल हो गया था। उसे इन मामलों में कभी अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। क्विंसी ने लड़ते हुए कहा, जैक आपका दोस्त था। आर्थर अपनी आंखें छोटी करते हुए क्विंसी की तरफ बढ़ा। उसने कहा, जैक सीवर्ड मॉर्फिन का आदि एक नशेड़ी था। उसने अपनी किस्मत, अपना पेशा, अपनी इज्जत, अपना घर और यहां तक कि अपना परिवार भी इसकी भेंट चढ़ा दिया। क्विंसी के दिमाग का एक एक हिस्सा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसे अब चुप हो जाना चाहिए, पर अगर उसे आर्थर की नजरों में इज्जत हासिल करनी थी तो उसे अपनी बात उससे मनवानी ही थी। पर अगले ही पल जिस तरह से आर्थर को गुस्सा आया था, वैसे ही वो शांत भी हो गया। अब वो कुछ उदास सा लग रहा था। उसने कहा, जैक सीवर्ड बस एक पागल था जो अपने अतीत को छोड़ना ही नहीं चाहता था। आर्थर शायद कुछ पुरानी यादों में खोया हुआ था। उसने शराब के 1-2 घूंट लिए और कुछ सोचने लगा। क्विंसी ने कहा, मेरे पिता और डॉक्टर सीवर्ड का खून एक ही हफ्ते में हुआ है। क्या आपको यह कोई इत्तेफाक नहीं लगता? आपको और आपकी बीवी की जान को भी तो खतरा हो सकता है। क्विंसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही आर्थर था जो घोड़े पर चढ़कर जिप्सीज और काउंट से भिड़ गया था। बाकी सब में से कम उसे तो खतरे का एहसास होना चाहिए था।
क्विंसी को गुस्सा आ रहा था और उसने आगे बढ़कर आर्थर का हाथ पकड़ लिया, जो कि फिर से ग्लास में और कॉन्यैक डाल रहा था। उसने कहा, ड्रैकुला अपना बदला लेने आ रहा है और आप इस बात को जानते हैं। इस बार उसे हमेशा के लिए मारने में मेरी मदद कीजिए। आर्थर ने एक झटके से क्विंसी का हाथ एक तरफ करते हुए कहा, यह बेवकूफी मत करना मास्टर हार्कर। उसने आखिर तुम्हें सब कुछ बता ही दिया। क्विंसी ने कहा, नहीं, मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर मैंने खुद ही सब कुछ पढ़ लिया। वो जोर से बोलकर अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहा था। अपना ग्लास रखते हुए आर्थर उठा और वापस अपनी मेज पर चला गया। उसने कहा, ड्रैकुला मर चुका है। मैंने उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। और मैंने क्या, हम सब ने देखा था। क्विंसी को समझ नहीं आ रहा था कि आर्थर जानबूझकर अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहा था। क्या उसे अब सब कुछ एक एक करके समझाना पड़ेगा? उसने कहा, मेरे पापा को उसने एक स्टेक पर टांग दिया था। टेपिश, आखिर ये और कौन हो सकता है? आर्थर ने कहा, मैंने कई युद्ध लड़े हैं मास्टर हार्कर। अपनी जिंदगी में मैंने खून के कई दरिया पार किए हैं और मैं कई बार नर्क के दरवाजे से वापस लौटा हूं। ये सब मैं पीछे छोड़ चुका हूं। मैं अब वहां वापस नहीं लौटना चाहता। आर्थर ने एक छोटी सी घंटी उठाई। वो बटलर को बुलाने वाला था। क्विंसी ने मेज पर घूंसा मारते हुए कहा, कायर, कायर हो तुम। उसे यकीन था कि वो आर्थर को उकसाने में कामयाब हो जाएगा, पर आर्थर की आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसने कहा, घर जाओ बच्चे, इससे पहले कि तुम खुद को कोई नुकसान पहुंचा बैठो। घर जाओ। तभी बटलर दरवाजे से अंदर आया। आर्थर ने कहा, हमारी मुलाकात अब खत्म होती है। गुड आफ्टरनून मास्टर हार्कर। ये कहकर वो वापस अपनी किताब पढ़ने बैठ गया। बटलर के हाथ में क्विंसी का कोट था। उसने कहा, इस तरफ आइए सर। क्विंसी को एक सदमा सा लगा था। वो अपनी जगह पर अवाक खड़ा था। उसने बटलर के हाथ से अपना कोट छीना और आर्थर के हाथ से किताब खींचकर मेज पर पटक दी। उसने कहा, अगली बार जब आपका नंबर आए तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखिएगा। क्विंसी को अब भी लगता था कि शायद आर्थर में कुछ गैरत बाकी होगी, पर उसे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई और भी ऐसा करेगा। जाइए मास्टर हार्कर, जाइए। बटलर ने क्विंसी को हवेली के बाहर छोड़ दिया। अब तक रात हो चुकी थी। क्विंसी सोच रहा था कि अभी अंदर आखिर हुआ क्या था, जिस किसी की वजह से जैक पागल हो गया था। उसकी मां का चरित्र खराब कर दिया गया था और उसके बाप की जान ले ली गई थी। उसी ने शायद आर्थर की आत्मा भी मार दी थी। क्विंसी ये भी समझ चुका था कि आर्थर वो योद्धा नहीं रहा जो अपने सम्मान के लिए लड़ता था। आज का आर्थर वो आर्थर था जो शायद सिर्फ इसलिए लड़ता था जिससे वो जल्दी से जल्दी इस दुनिया से विदा ले सके, और शायद इसीलिए उसने अपना नाम भी बदलकर आर्थर होमवुड से लॉर्ड कोडलमिंग रख लिया था।